हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले इसी चैप्टर से रिलेटेड इस चैप्टर की समरी जो थी उसका फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं। ये 3 डिसीजंस मैंने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यानी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने चैप्टर 12 से लेकर 10 तक के जो पूरी समरी है वो एक वीडियो में समअप करने की कोशिश की है, और उसमें वीडियोस के समरी फॉर्म में चैप्टर मैंने आपको समझाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे, पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके वीडियो की चैप्टर की जो समरी है वो आप देख सकते हैं, ताकि एक रिवीजन अच्छा सा आपका हो जाए। तो इसमें स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। अब इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि एक एस्टिमेट आप कर रहे हैं, आप ये डिसाइड कर रहे हैं। इसको हम एक तरीके का ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये ब्लूप्रिंट वर्ड बहुत कॉमन है आपकी केस स्टडी में, कि अगर हम फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर अगर केवल प्लानिंग कर रहे हैं, केवल एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आना चाहिए और उसे कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस चीज की केवल एक ब्लूप्रिंट, एक आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। इसमें आप बेसिकली 2 काम करते हैं। आप ये एस्टिमेट करते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए, एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायर्ड, एक बिजनेस को कितना पैसा चाहिए होगा आगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, या आगे चल के एक पॉसिबल इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, और साथ ही साथ वो पैसा कहाँ से जनरेट होगा, यानी उसकी सोर्स क्या होगी, ये हम डिसाइड करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग वर्ड है तो ध्यान रखिएगा, केवल क्या हो रहा है, केवल उसमें प्लानिंग की जा रही है, मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्व है। अगर बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या हो जाता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उसमें 3 डिसीजंस आते हैं, जो लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाए थे, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो जाता है, तो उसमें आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन उसमें नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड डिसीजन तो हमारा आउटपुट होता है ना, कि हमें डिविडेंड मिला है, अब हम उसे क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग रखेंगे या उसे हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये चीज क्या हो जाता है? ये हमारा आउटकम डिसीजन हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। और प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इनिशियल काम है, स्टार्टिंग के काम है। इसीलिए इसमें 2 डिसीजंस होते हैं कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कौन सी सोर्सेज से हम पैसा इकट्ठा करेंगे। इन 2 चीजों से रिलेटेड अगर आप प्लानिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आते हैं, ये हो गया डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग करने में एक जो फाइनेंस मैनेजर है वो ये ध्यान देता है कि ये देखना कि हमें जितना भी फंड चाहिए है वो फंड हमें तब मिले जब हमें उसकी जरूरत है। यानी इतना फंड हमारे पास होना चाहिए, इतना पैसा एक बिजनेस में होना चाहिए कि जब भी हमें उस फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो अवेलेबल हो जाए हमारे सामने। तो उस तरह की प्लानिंग बनाई जाए कि पैसा कम ना पड़े और फ्यूचर के लिए भी रखा हो। दूसरा आ जाइए, टू सी दैट द फंड डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। साथ साथ फाइनेंस मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त ये भी ध्यान देता है कि पैसा इतना ज्यादा ना इकट्ठा हो जाए कि वो अनप्रोडक्टिव जगह लग रहा है या अननेसेसरी जगह लग रहा है। तो ये दोनों ही चीजें देखने का काम फाइनेंशियल मैनेजर का होता है, और जब वो ये काम कर रहा होता है तो वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा होता है, जो कि क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी, यानी अगर मुझे 4 मशीन चाहिए तो उसकी जगह मेरे पास पैसा ज्यादा था इसलिए मैंने 5 मशीन लाकर इंस्टॉल कर लिया। तो ये चीज क्या है? वो एक मशीन के अकॉर्डिंग लेबर या फिर बाकी रिसोर्सेज भी मैं इकट्ठा कर लूं, लेकिन फिर भी अगर मेरी उतनी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है मार्केट में, तो ज्यादा प्रोड्यूस करना भी फिर क्या हो जाएगा? वो चीजें, वो रिसोर्सेज सब वेस्ट हो जाएंगी। इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी होता है कि रिसोर्सेज अननेसेसरी रेज ना हो जाए।
तो ये हो गए 2 मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग के। अब आते हैं इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है हमारे 2 कारणों से। पहला आ जाइए, ये कुछ रीजंस दे रखे हैं इंपॉर्टेंस के। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी जो पैसा है वो सही तरीके से यूज हो। ऑप्टिमम का मतलब होता है एक्यूरेट तरीके से, जितना यूज होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो सके, इसके लिए जरूरी है कि प्लानिंग की जाए पैसे से रिलेटेड। दूसरा आते हैं अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। किसी भी तरह के शॉक्स और सरप्राइजेस, यानी किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी बिजनेस में जो पैसे को अफेक्ट कर सकती है, उस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए जरूरी है कि आप अपने पैसे को पहले ही प्लान्ड वे में सिचुएट करें, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। अगर करेंगे तो आगे चल के फ्यूचर के शॉक्स और सरप्राइजेस जो हैं उनको अवॉइड कर पाएंगे। दूसरा आते हैं कोऑर्डिनेशन अमंग फंक्शनल एरियाज। फंक्शनल एरियाज के बीच कोऑर्डिनेशन रहेगा। फंक्शनल एरियाज का मतलब हो जाता है आपको जो भी काम करने हैं बिजनेस में, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट खरीदना है, चाहे वो वेरिएबल एसेट खरीदना है, चाहे वो नया प्रोडक्ट लाना है, कोई भी फंक्शनल एरिया हो, उसमें आप ठीक तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, उस काम को अच्छे से तालमेल के साथ बैठा पाएंगे, कर पाएंगे, जब आपके पास उससे रिगार्डिंग क्या हो, फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि पैसा अच्छे तरीके से हो। और वो तभी हो सकता है जब फाइनेंशियल प्लानिंग हो। देन आते हैं अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब एक चीज ये भी हो जाती है कि आप पैसा हर एक कैटेगरी को अलॉट कर देते हैं कि यहाँ पे इतना खर्च होगा, यहाँ पे इतना खर्च होगा, यहाँ पे इतना। तो ये चीज क्या करती है, ये आपके पैसे को और आपकी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देती, क्योंकि पूरे साल का एक एस्टिमेट आप बना लेते हैं कि इतना मशीन पर खर्च होगा, इतना वेरिएबल एसेट्स पे खर्च होगा। तो ये चीज क्या है, इससे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होती। नेक्स्ट आता है रिड्यूस फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। किसी भी तरह की फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, अचानक से कोई भी पैसे से संबंधित मंदी का दौर हो गया, या स्टॉक मार्केट में आपके शेयर प्राइसेस का फॉल होना हो गया, या मॉनेटरी पॉलिसी का चेंज होना हो गया, या कोई भी अनसर्टेन, जैसे अभी कोविड सिचुएशन थी आपकी, ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये सब क्या है, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की कैटेगरी में आती हैं, जो आपके बिजनेस को फाइनेंस के तौर पर बिल्कुल हिला सकती हैं। तो उस केस में फाइनेंशियल प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो किसी भी तरह की फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी को फेस कर पाएगा बिजनेस। देन आते हैं लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर। क्योंकि प्लानिंग इन्वॉल्व है, और प्लानिंग चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि प्लानिंग एक ऐसा काम होता है जो आपको फ्यूचर, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जोड़ता है। तो बिल्कुल फाइनेंशियल प्लानिंग भी यही करता है कि आप क्या करते हो, आप प्रेजेंट में सारा पैसा किस हिसाब से मैनेज होना है इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, और उसके बाद उसको फ्यूचर में उस हिसाब से उस चीज के अकॉर्डिंग खर्च करते हो। तो ये चीज क्या हो गई, लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देन आते हैं प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। आप बिजनेस में आने वाली जो फ्यूचर चैलेंजेस कह लीजिए, या अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं, उन सारी चीजों का, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाएंगे, चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे अगर आपके पास फाइनेंस से रिलेटेड एक प्रॉपर प्लानिंग होगी। फाइनेंस तो होगा ही, पैसा भी होना चाहिए, लेकिन उसकी एक करेक्ट प्लानिंग भी बिजनेस में होनी चाहिए, तभी फ्यूचर के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाएंगे। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी मेरे बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि पहले ये समझा जाए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए, डेफिनेशन याद करना बहुत आसान है। एक फॉर्मूला याद कर लें हम तो डेफिनेशन याद हो जाएगी। फॉर्मूला है वो डेट अपॉन इक्विटी, राइट। अब इसकी डेफिनेशन याद करने में क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है आपके बिजनेस में कितना रेशियो है डेट का, यानी कितना आपने पैसा, आपका जो कैपिटल है वो पैसा कितना आपने लोन से जनरेट किया है, यानी डेट उधार लेकर जनरेट किया है, और कितना पैसा आपने इक्विटी से जनरेट किया है, यानी कि शेयर्स या सिक्योरिटीज को या डिबेंचर्स को इशू करके आपने पैसा इकट्ठा किया है। मेनली वैसे इक्विटी ही है तो इक्विटी शेयर्स ही आएंगे इसमें, इक्विटी से जनरेट किया है। तो ये क्या बनाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसको एक सेंटेंस फॉर्म में कर दूं तो क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू दी रेशियो, प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इन योर ओवरऑल कैपिटल। आपके पास जितना भी कैपिटल है, यानी जितना भी पैसा है, उस पैसे में कितना रेशियो, कितना प्रपोर्शन डेट का है, उधार का है, और कितना प्रपोर्शन इक्विटी का है, यानी ओनर्स कैपिटल है, वो क्या है आपका कहलाता कैपिटल स्ट्रक्चर।
अब इससे रिलेटेड आते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर ये डिसाइड कैसे करेंगे हम, यानी हमें अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो उस केस में मैं सालाना कैसे डिसाइड करूं कि कितना पैसा मैं डेट से रेज करूं और कितना पैसा मैं इक्विटी से। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, कुछ बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है आपको। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग योर कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कितना डेट रखा जाए बिजनेस में या कितना इक्विटी। अब इसमें भी एक चीज होती है कि आप कह सकते हैं कि मैम डेट लिया ही ना जाए, हम सारा का सारा पैसा इक्विटी से ही रेस करें। तो ऐसा नहीं है, सारा का सारा पैसा अगर आप इक्विटी से ही जनरेट करेंगे यानी शेयर्स इश्यू करके ही जनरेट करेंगे तो उस केस में आपके यहाँ ओनरशिप जो है, या मैं कहूं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो उतना ही तो डिविडेंड भी आगे देना पड़ेगा आपको, राइट। उस केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आउटसाइडर्स का आपके बिजनेस में हो जाएगा, बहुत सारे ओनर्स हो जाएंगे आपके बिजनेस के, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। और दूसरी एक बात की जाए कि अगर सारा पैसा डेट से ही ले लिया जाए तो आपके ऊपर इंटरेस्ट पे करने का और प्रिंसिपल अमाउंट पे करने का इतना बर्डन बढ़ जाएगा कि आप बिजनेस रन ही नहीं कर पाओगे, ठीक। तो दोनों की ही एक्सट्रीम सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। उस केस में क्या हो गया कि आपके पास डेट और इक्विटी का दोनों का प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। अब वो रेशियो क्या हो, उसके लिए कुछ फैक्टर्स पर आप ध्यान देते हैं जब आप बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। तो वो रेशियोज क्या है वो देखते हैं। पहला आते हैं कैश फ्लो पोजीशन। आपके अपने बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। अगर कैश फ्लो यानी कि जो आपके बिजनेस में कैश अच्छी तरीके से आता है, कैश फ्लो वर्ड जब आ जाए तो ध्यान रखिएगा, दो वर्ड होते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यानी कैश का आपके बिजनेस में आना इनफ्लो कहलाता है और कैश का आपके बिजनेस से बाहर जाना आउटफ्लो कहलाता है। अगर ये दोनों ही बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के अनइंटरप्टली चल रहे हैं, इनफ्लो आउटफ्लो अच्छा है आपके बिजनेस का, तब फिर आपके लिए डेट से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना या अधिकतर अमाउंट डेट से रेस कर लेना इजी है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो उस केस में आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर पाएंगे। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो उस केस में आपको इक्विटी इश्यू करने चाहिए, जिससे होगा क्या कि डिविडेंड पे करने की कोई बाउंडेशन नहीं होती। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो डिविडेंड पे करिए, कितना करना है वो भी बाउंडेशन नहीं होती इक्विटी के केस में ना। इसीलिए यहाँ वर्ड इक्विटी लिखा है, प्रेफरेंस नहीं लिखा है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में बाउंडेशन नहीं होती कि इतना ही डिविडेंड देना है आपको। तो ये चीज क्या हो गई कि तब उस केस में आप इक्विटी इश्यू कर लें अगर आपके कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो। दूसरा आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि अगर आप अपने बिजनेस में डेट करना चाह रहे हैं तो ये देखना जरूरी है कि क्या आप जो डेट लेने जा रहे हैं उसके इंटरेस्ट को आप कवर कर पाएंगे, यानी उसका ब्याज आप दे पाएंगे कि नहीं। अगर आपके पेइंग अमाउंट में उसका इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट आप अच्छे से पे कर पाओगे तो उस केस में डेट इश्यू अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं। देन आते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो में आपका आ जाता है इंटरेस्ट तो आप देंगे ही, साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी होती है। जब आप कहीं से डेट लेते हैं, उधार लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही है, एक टाइम के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी होती है। तो उसमें आप ध्यान देते हैं कि जो आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वो कवर होगा कि नहीं, यानी इंटरेस्ट भी पे करते चले जाएं और साथ साथ डेट भी आगे प्रिंसिपल अमाउंट भी आगे पे कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो ये चीज। देन आ जाइए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाता है आपका कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहां से लौट कर आपको रिटर्न कैसा मिल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ROI कहते हैं, ठीक। तो उस केस में ROI में ये ध्यान देना होता है कि आप जहां से भी इक्विटी इश्यू कर रहे हैं या आपने पैसा जहां से भी इन्वेस्ट किया है तो उस केस में आप ध्यान देते हैं कि जो लौट के रिटर्न आ रहा है वो कैसा आ रहा है। जब लौट के रिटर्न आपका अच्छा आ रहा है तो उस केस में ठीक है, आपका डेट लेना अच्छा है। अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज आप इक्विटी इश्यू करें, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका उस केस में स्ट्रांग होना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो डेट लीजिए, ले सकते हैं क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है तो फिर शेयर्स इशू कर लें। देन आते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, यानी लोन लेने में जो खर्चा है। अब लोन लेने में जो खर्चा है उसमें ध्यान देना है आपको कि एसेट्स तो लोन लेने में कोई खर्चा नहीं है, बैंक गए पैसा रेस किया हो गया, लेकिन इंटरेस्ट तो पे करेंगे, राइट।
तो वो देखना जरूरी है कि आपका आप जो लोन ले रहे हो उसमें कॉस्ट ऑफ डेट कितना लग रहा है, खर्चा कितना लग रहा है, या सीधी बात की जाए तो इंटरेस्ट कितना लगने वाला है आप कोई भी लोन ले रहे हो तो वो चीज क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ डेट कहलाती है। तो कॉस्ट ऑफ डेट आपके बजट में है तो डेट इश्यू करिए, अदरवाइज इक्विटी। देन आते हैं टैक्स रेट। टैक्स रेट का मतलब क्या हो गया कि टैक्स बिजनेस पे कितना लग रहा है। अब टैक्स रेट में बात हो जाती है आपकी कि अगर टैक्स आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस केस में अगर आपका टैक्स हाई है तो यानी आप डिविडेंड आगे चल के कम देंगे, ठीक है। तो उस केस में फिर आप डेट इश्यू करें, आप इक्विटी ना करें। लेकिन अगर टैक्स कम लगता है आपके बिजनेस पे तो फिर आप क्या करें, तो फिर आप इक्विटी इश्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रेज डेट बियॉन्ड लेवल विल डिक्रीज ईपीएस। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब हो जाता है आपका कि शेयर्स इश्यू तब तक ही करना अच्छा है जब तक आपकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा है आपके डेट से। यानी डेट का जो रेट है, सपोज डेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5% और आपकी अर्निंग पर शेयर जो आ रही है वो है 6%, तब तो ठीक है। आप क्या करें, आप इक्विटी इशू करें, यानी शेयर्स इशू करके पैसा रेस करें। लेकिन अगर आपका ये हो जा रहा है कि डेट बढ़ता चला जा रहा है और अर्निंग पर शेयर कम हो गई तो फिर ये चीज क्या हो जाती है कि नहीं, अब आप शेयर इशू ना करें, आप इक्विटी इशू ना करें। तब उस केस में क्या करें, डेट लेने लग जाएं, क्योंकि आपकी अर्निंग पर शेयर एक शेयर होल्डर की जो अर्निंग है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो ये अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालता। देन आते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है शेयर्स इशू करने में जो खर्चा लगता है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। जैसे हो गया ब्रोकर का कमीशन और आपके शेयर्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन, इसके अलावा सेबी परमिशन, ठीक है, जितने भी खर्चे लगने हैं शेयर्स इशू करने में उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अगर आपके बिजनेस में इतना भी पैसा नहीं है कि आप शेयर इशू कर पाओ, फ्लोटेशन कॉस्ट पूरी कर पाओ, तब क्या करेंगे, तब आप डेट इशू करेंगे, तब आप इक्विटी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। रिस्क कंसिडरेशन का मतलब हो जाता है रिस्क इज मोर इन बिजनेस देन प्रेफर इक्विटी। अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो डेट मत लीजिए। डेट क्या करेगा, डेट और ज्यादा रिस्क को बढ़ा देगा। तब क्या करें, शेयर इशू करें। लेकिन अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है तो उस केस में शेयर्स इशू कर लें। नेक्स्ट आते हैं तो उस केस में आप डेट इशू कर सकते हैं। देन आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि बिजनेस में एक तरलता बनना, यानी कि फंक्शंस जो हैं या काम जो हैं वो फ्लेक्सिबल तरीके से हों। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बिजनेस की तभी बनी रहेगी जब ओनर्स की गिनती ना बढ़ने पाए, और ओनर्स की गिनती तभी कम रहेगी जब आप इक्विटी नहीं, आप क्या करें, आप ज्यादा से ज्यादा डेट से कैपिटल स्ट्रक्चर रेस करें। तो यही चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं खोना चाहता है बिजनेस तो उस केस में वो डेट ले ले, इक्विटी इशू ना करे, क्योंकि इक्विटी इशू करने से नए शेयर होल्डर्स बिजनेस में आ जाएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट होगी। देन आते हैं नेक्स्ट पे कंट्रोल। कंट्रोल में भी आपका क्या आता है कि अगर बिजनेस पे आप अपना ही कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, कोई और नई ओनरशिप नहीं चाहते, तो फिर डेट प्रेफर करें, अदरवाइज इक्विटी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब हो जाता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब हो जाता है कि दो वर्ड इसमें आते हैं, एक आता है सेबी और एक आता है मॉनेटरी पॉलिसी। इन्हें हम कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर ये दोनों आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसकी भी रूल्स रेगुलेशन आपको ज्यादा सही लग रहे हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो आप वैसा काम कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेबी गाइडलाइंस या सेबी रूल्स रेगुलेशन आपके बिजनेस को ज्यादा सूट कर रहे हैं, उसमें रूल्स रेगुलेशन आप आराम से फॉलो करने लायक हैं, तो आप क्या करें, आप इक्विटी इशू करें। लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी आपके फेवर में जा रही है, मॉनेटरी पॉलिसी के रूल्स रेगुलेशन या किसी भी तरह की कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन आपको ज्यादा अच्छी लग रही है कि हाँ भाई हम मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर लेंगे, सेबी तो बहुत डिफिकल्ट है, तो उस केस में फिर क्या कर लें, डेट इशू कर सकते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आपके बिजनेस को ज्यादा सूट कर रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देन आते हैं स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन का देखना भी बहुत जरूरी है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले, बिकॉज आप ये देखते हो कि अगर स्टॉक मार्केट अच्छी हालत में नहीं है तो इक्विटी इशू करना फेवरेबल नहीं है, नहीं करना चाहिए, तब आपको डेट प्रेफर करना चाहिए। देन आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी।
बाकी कंपनीज क्या कैपिटल स्ट्रक्चर यूज कर रही हैं, या कैपिटल स्ट्रक्चर आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट जैसा है उसके अकॉर्डिंग बाकी कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो वो चीज क्या हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर बाकी लोग जो फॉलो कर रहे हैं वैसा आप कर लीजिए, लेकिन उसमें भी ध्यान देना जरूरी है कि उनकी और आपकी कंडीशन सेम हो। अगर अलग अलग हैं तो फिर वहां पे वेरिएंस आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। तो ये हो गए आपके सारे पॉइंट कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डिसाइड करना चाहिए और उसके फैक्टर्स। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर के अलावा एक और है आपका टॉपिक फाइनेंशियल लेवरेज, जिसमें आपका आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अपने वीडियोज में, उसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां जरूर देख लीजिएगा कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होना है, यानी फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है और वो फेवरेबल और अनफेवरेबल कब होता है। तो उसका लिंक यहाँ मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप जरूर देखिएगा उसको, ताकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका प्रिपेयर अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो इस समरी में समझाना मुश्किल है। देन आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल का मतलब हो जाता है कि जो पैसा है मैं उसे दो जगह जनरली इन्वेस्ट करती हूँ, एक फिक्स्ड कैपिटल में और दूसरा वर्किंग कैपिटल में, या मैं कह सकती हूँ कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेती हूँ और या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो ये दो चीजें भी यहाँ टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। पहले हम आते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड एसेट्स हैं और इनमें लगने वाला पैसा क्या कहलाता है, फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। और वहीं आ जाइए, वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है डेली बेस पर जो आपका खर्चा होता है, जैसे फ्यूल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गए, ये सब क्या है, ये सब वर्किंग, ये सब आपके करंट एसेट्स में आते हैं या वर्किंग एसेट्स में आते हैं, और इनमें लगने वाले पैसे को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वो देख लेते हैं कि कैसे अफेक्ट करता है। आप अपने बिजनेस में कैसे डिसाइड करोगे कि कितना कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फिक्स्ड कैपिटल में और कितना वर्किंग कैपिटल में। तो अगेन कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर सर्विस दे रही है, ट्रेडिंग कंपनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, आपको मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करनी होंगी, तब आप अपने बिजनेस का ज्यादा पैसा कहाँ लगाएं, फिक्स कैपिटल में। अदरवाइज आप अगर सर्विस सेक्टर या ट्रेडिंग सेक्टर चला रहे हैं, गुड्स बना नहीं रहे हैं, केवल उसे बेचने का काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड इतनी नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन में भी दो चीजें आती हैं, एक आता है स्मॉल स्केल और एक आता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। आप बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं या लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगेन मशीन रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग रिक्वायरमेंट, लैंड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वहीं अगर स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं तो इन सब की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। देन आते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक में भी दो चीजें आती हैं आपकी, कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मशीन इंटेंसिव है या फिर मैन इंटेंसिव है। यानी आपके यहाँ जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें लोगों की ज्यादा जरूरत लगी हुई है, लेबर ज्यादा है या मशीन ज्यादा है। अगर मशीन ज्यादा है तो फिक्स कैपिटल पैसा ज्यादा चाहिए होगा, और अगर आपके बिजनेस में लोग, लेबर ज्यादा लगे हैं, तब फिर आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। दूसरा आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी आप ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें बार बार आपको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तब आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही बदल जाती है आपके प्रोडक्ट की जो आप बना रहे हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर आपके बिजनेस का आगे चल के, अभी आपका जो बिजनेस है वो डेवलपिंग बिजनेस है, यानी उसे अभी आगे ग्रो करना है, तो उस केस में क्या है, तब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लेके चल रहे हैं तो फिक्स कैपिटल के लिए पैसा ज्यादा रखने की जरूरत है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही हो गया और ज्यादा मशीन्स का होना, और ज्यादा लैंड बढ़ जाना, और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाना। ये सारी चीजें क्या है, तो फिक्स कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। देन आते हैं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो जाता है कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं फिर और बनाने लग गए कई सारे, सिंगल लाइन नहीं, मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट या मल्टी लाइन प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल पहले आप केवल मेडिसिन बनाते थे, अब आप फूड प्रोडक्ट्स भी बनाने लग गए, अब आप अलग अलग सोप भी बनाने लग गए,
तो ये चीजें क्या हो गई कि आपने अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा लिया, डाइवर्सिफाई कई क्षेत्रों में बांट दिया। तो उस केस में हर क्षेत्र को अच्छे से चलाने के लिए आपके पास मशीन्स वगैरह या एक फिक्स्ड एसेट का होना जरूरी है। तो उस केस में फिक्स कैपिटल जरूरी है। देन आते हैं फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, यानी आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं पैसा रेज करने के। अगर पैसा रेज करने के फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स आपके पास सही से हैं तो फिक्स कैपिटल रेज करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। या मैं कहूं कि अगर आपके पास हर वक्त फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि अगर लोन आराम से मिल जाता है, शेयर्स इशू करने पे पैसा आराम से मिल जाता है, तब तो ठीक है, फिर उतना ज्यादा आप फिक्स कैपिटल मत रखिए, जब भी जरूरत होगी तब ले लीजिएगा अचानक से पैसा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, पैसे का इंतजाम बहुत आसानी से नहीं होता आपके बिजनेस में, तो उस केस में फिक्स कैपिटल रखना जरूरी हो जाता है, एक बैकअप प्लान रखना जरूरी हो जाता है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, यानी अगर आप किसी और बिजनेस से कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिल के बिजनेस उनके साथ कर रहे हैं, तब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि वो भी तो अपना कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तब दोनों का कैपिटल मिलके बिजनेस चल जाएगा आपका, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या हो गए, कौन कौन से फैक्टर्स फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। एक चीज और भी जल्दी से देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है फिक्स कैपिटल में पैसा, मतलब फिक्स कैपिटल रखना क्यों जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बिजनेस को बढ़ाना है तो फिक्स कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ये सब बढ़ाने का मतलब ही होता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। देन लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, क्योंकि फिक्स कैपिटल हमेशा जरा से पैसे में नहीं, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो एक बिग डिसीजन होता है। दूसरा, ये रिस्क इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है फिक्स कैपिटल रेस करने में, क्योंकि आप इन डिसीजंस को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार आपने पैसा कहीं लगा दिया तो वो रिवर्स नहीं होगा, ये चीज क्या होगा, इरिवर्सिबल डिसीजन हो गया। और रिस्क क्यों, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए आप अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं जब आप फिक्स कैपिटल की बात करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जिनके लिए ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। वर्किंग कैपिटल यानी कि रोजमर्रा का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए जो जो पैसा आपको चाहिए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। इसमें भी पॉइंट्स वही रहेंगे, बस थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे वही नेचर ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा था, नेचर ऑफ बिजनेस क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग बिजनेस। तो बिल्कुल अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग है तो अगेन वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। क्यों, सामान बन रहा है, अब सामान बन रहा है में रॉ मटेरियल आ रहा है, फ्यूल खर्च हो रहा है, लेबर दी जा रही है, ये सब क्या हो गया, तब आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। दूसरा आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है तो एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। देन आते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब हो जाता है कि प्रोडक्ट बनने में कितना समय लगता है, उसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बिजनेस वन सेकेंड, वो प्रोडक्शन साइकिल होता है। बिजनेस साइकिल का मतलब हो जाता है कि कौन से स्टेज पर आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अगर डेवलप्ड स्टेज पर है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल उतनी नहीं चाहिए। क्यों, आप डेवलप कर चुके हो, आप सब कुछ सही चल रहा है बिजनेस में। लेकिन अगर डेवलपिंग स्टेज पर है आपका बिजनेस, ठीक है, बिजनेस साइकिल डेवलपिंग स्टेज में कि अभी आप ग्रो कर रहे हो, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि लगातार डिमांड को फेस करना जरूरी होता है। देन आते हैं सीजनल फैक्टर। अगर आप ऐसा सामान बना रहे हो जो किसी एक सीजन में ही चाहिए है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, किसी और सीजन में पर्टिकुलर चाहिए होती है। लेकिन अगर आप ऐसा सामान बना रहे हो जो पूरे सीजन मिल रहा है, पूरे सीजन आपको उसे देना होता है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाती है। देन आते हैं प्रोडक्शन साइकिल, सामान बनने में, प्रोडक्ट को बनने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्शन साइकिल होता है। कोई सामान बनने में अगर 4 महीने लग रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि 4 महीने सामान लगातार बन रहा है, उसमें लगातार रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर खर्च होनी है, सारी चीजें लगनी है, फ्यूल लगना है, इलेक्ट्रिसिटी लगनी है, ये सारी चीजें क्या है, तो उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल आपको लगातार चाहिए होगा। प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है आपकी। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अलाउड का मतलब होता है अगर आपका बिजनेस पैसे दे रहा है, उधार देता है, क्रेडिट अलाउ करता है और क्रेडिट लेने में बहुत लीनियंट पॉलिसी है आपकी, तब आपके खुद के पास वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। आखिर आपका अपना बिजनेस भी तो अच्छे से चलना चाहिए। तो अगर क्रेडिट अलाउड की पॉलिसी बहुत लीनियंट है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि इस टाइम पर उधार वापस चाहिए तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्रेडिट अवेल,
आपको जो उधार है वो आराम से मिल जाता है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? क्रेडिट अवेल का मतलब हो जाता है कि आपको जब भी पैसा चाहिए होगा तो आप जिनसे मांगेंगे वो आपको दे देंगे, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए। आप कोई बैकअप प्लान नहीं रखते हो, जब नीड होगी तब पैसा ले लेंगे और तब खर्चा उस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन अगर आपको क्रेडिट आसानी से नहीं मिलता है, अवेल नहीं होता है, तो वर्किंग कैपिटल रखना जरूरी हो जाता है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब हो जाता है कि बिजनेस में जो प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, एफिशिएंट तरीके से हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी नहीं चाहिए। क्यों? सब बढ़िया से चल रहा है। लेकिन अगर बढ़िया से प्रोडक्शन नहीं चल रही है फ्लेक्सिबल तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, तो फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आप जो सामान बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल बहुत आराम से मिल जाता है, आपके नियर बाय मिल जाता है, सही पैसे में मिल जाता है, बहुत खर्चा नहीं करना पड़ता, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अदरवाइज ज्यादा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, बिजनेस को बढ़ाने का अगर आपकी सोच है बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने की, तो बिल्कुल वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि ग्रो करने का मतलब है प्रोडक्शन को और बढ़ाना, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं उस प्रोडक्ट के, तो बिल्कुल वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगी कि लगातार डिमांड को आप कोप कर सको, डिमांड को फेस कर सको, आप लगातार प्रोडक्ट में इनोवेशंस ऐड कर सको, आप मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर्स को फेस कर सको, तो उसके लिए प्रोडक्शन का अच्छा होना जरूरी है, यानी वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। और लास्ट है इन्फ्लेशन, यानी आप जो सामान बना रहे हो अगर वो बहुत ज्यादा उसमें अच्छे क्वालिटी यूज कर रहे हैं, या वो चीज बहुत महंगी है, इन्फ्लेशन पीरियड चल रहा है, तो इन्फ्लेशन पीरियड का मतलब ये हो जाता है कि आपका अपना सामान तो महंगा है ही, लेकिन उसमें जो इनपुट यूज कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं, वो सब भी तो महंगी हो गई। अगर इन्फ्लेशन पीरियड है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। क्यों? सामान बन के महंगा बिकेगा वो अलग बात है, लेकिन सामान बनने के लिए जो इनपुट आना है वो भी तो महंगा हो गया। अब जब अगर वो महंगा हो गया तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए ही आपको, ताकि आप ज्यादा अच्छे से खर्च कर सको। ठीक, तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जो आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये, यहाँ पे हमारा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट में इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारे चैप्टर्स की एक शॉर्ट समरी आपके बोर्ड से पहले प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाए बोर्ड के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।